बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। कैपिटल टॉक में खुश आमदेद। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जनाब जस्टिस आसफ सईद खोसा साहब आम तौर पर सिर्फ अपने फ़ैसलों के ज़रिए बोलते हैं, लेकिन कभी कभी किसी सेमिनार में या किसी तकरीब में जो वो तकरीर करते हैं तो उसके ज़रिए भी उनके ख़्यालात जानने का मौका मिलता है। तो आज जो एक तकरीर उनकी सामने आई तो उसमें उन्होंने ये बताया कि आजकल उन्हें अच्छी खबरें नहीं मिल रही। उन्होंने बताया कि जब भी वो टीवी खोलते हैं तो कोई ना कोई बुरी खबर आ रही होती है। उनकी तकरीर का एक छोटा सा हिस्सा अगर हम दोबारा सुन लें तो गुफ्तगू को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। These days, unfortunately, we are not receiving very good news. News is received which depresses us. We hear about the economy and we are told that either it is in the ICU or it has just come out of the ICU. When we switch on the television, we see the noise coming out of the parliament and we see that the leader of the house as well as the leader of the opposition, they are not even being allowed to speak. It depresses us. Out of this depression, we want to look some other way. We change the channel, we look at the World Cup, Cricket World Cup. Unfortunately, again, the news is depressing. तो वो ये कह रहे हैं कि मायूस कुन खबरें जो हैं वो बहुत ज़्यादा आ रही हैं, और आगे चल के उन्होंने कहा कि अदलिया वो इदारा है जो कि आपको अच्छी खबरें भी दे रहा है। तो अल्लाह करे कि अदलिया मज़ीद अच्छी खबरें हमें दे। लेकिन जो चीफ जस्टिस साहब की जो गुफ्तगू है उसमें उन्होंने कहा कि जब वो टीवी लगाते हैं तो कोई मायूस कुन खबर आ रही होती है। तो ज़ाहिरी बात है, अगर कोई हुकूमत का वज़ीर ये कह रहा है कि इकॉनमी ICU में है तो आप वही बात सुनेंगे तो मीडिया तो आपको वही दिखाएगा जो ग्राउंड रियलिटी है। अगर पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले पे मैच हार रहा है तो ज़ाहिरी बात है स्क्रीन पर आपको वही नज़र आएगा कि जो वर्ल्ड कप में हो रहा है। तो मीडिया जो है वो एक रिफ्लेक्शन है, एक मुआशरे का आईना होता है। जो आपको मुआशरे में हो रहा है वही आपको उसमें नज़र आता है। अगर अच्छी चीज़ें हो रही हैं अच्छी चीज़ें नज़र आएंगी, बुरी चीज़ें हो रही हैं बुरी चीज़ें नज़र आएंगी, लेकिन कोशिश करनी चाहिए कि अच्छी चीज़ों पर ज़्यादा तवज्जो दी जाए। आज उन्होंने कहा कि अपोजिशन में और हुकूमत में टेंशन बहुत ज़्यादा है और पार्लियामेंट से भी अच्छी आवाज़ें नहीं आती। तो लेकिन आज तो पार्लियामेंट में बहुत अच्छा माहौल था और अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ साहब ने पहले बहुत लंबी तकरीर की, फिर वफाकी वज़ीर उमर अयूब खान साहब ने बहुत लंबी तकरीर की। दोनों तरफ से उसमें कोई इंटरफेरेंस नहीं हुई। तो हो सकता है कि कल चीफ जस्टिस साहब को इससे भी अच्छी तकरीरें सुनने का मौका मिले। और आज की जो हम गुफ्तगू है वो इसी मौजू पे करेंगे कि क्या आने वाले दिनों में हमें पार्लियामेंट में बहुत अच्छा माहौल देखने को मिलेगा या बहुत ज़्यादा टेंशन मिलेगी, और क्या आप चीफ जस्टिस साहब को मज़ीद टेंशन देंगे या उन्हें कुछ रिलीफ भी देंगे। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब चौधरी फवाद हुसैन साहब, वफाकी वज़ीर बराए साइंस और टेक्नोलॉजी, जनाब बरजीस ताहिर साहब, साबिक़ वफाकी वज़ीर मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा, और जनाब सेनेटर मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा। फवाद चौधरी साहब, सबसे पहले ये बताएं कि कुछ दिन पहले तक काफ़ी पार्लियामेंट में टेंशन नज़र आ रही थी। जो अपोजिशन थी वो हुकूमत को डिसरप्ट कर रही थी, हुकूमत अपोजिशन को डिसरप्ट कर रही थी। आज कुछ माहौल बेहतर हुआ है, आने वाले दिनों में कुछ मज़ीद बेहतरी होगी? आने वाले दिनों में मज़ीद बेहतरी होगी। कल आपको और अच्छी खबरें मिलेंगी, बेहतरी की तरफ हम जाएंगे। दरअसल फ्रैंकली हमारे में और अपोजिशन में कोई बड़ी लड़ाई नहीं है, लड़ाई सिर्फ एक है, और वो सिर्फ हमारा जो तनाज़ा है अपोजिशन से वो ये है कि जो मुकदमात या नेशनल इस वक्त जो नैब के केसेस चल रहे हैं, करप्शन के ख़िलाफ़ जो इस वक्त मुकदमे चल रहे हैं, ये सिर्फ ये चाहते हैं कि इनकी लीडरशिप को उसमें से रिलीफ मिले और तमाम सियासी माहौल उसके इर्द गिर्द घूम रहा है। मसलन आज भी अगर आप शहबाज शरीफ साहब की तकरीर सुने, जो मेरा ख्याल उन्होंने बड़ी स्ट्रेटजी के तहत की थी, और उनकी स्ट्रेटजी ये थी कि बाकी सारे लोग सो जाएं, क्योंकि 3-4 घंटे उन्होंने तकरीर की। राना तनवीर साहब तो सो गए थे, और राना साहब सो गए थे। राना सनाउल्लाह साहब को तो मैंने जाते हुए जगाया है कि उन जाग जाओ, बस करो। और हमारे लोग जो हैं वो भी तकरीबन, इतनी लंबी तकरीरें कौन करता है, ये तो पता नहीं 2-3 हैं हमारे। लेकिन आपने ट्वीट किया आज के ट्वीट आप किया, मैंने आज असम्बली रूल्स में तरमीम तजवीज़ की है कि अपोजिशन लीडर को तकरीर के लिए अनलिमिटेड वक्त देना
टैक्स के पैसे और असम्बली के वक्त के ज़िया के मुतरादिफ है, लिहाजा वक्त की लिमिट मुकर्रर की जाए। देखिए उसकी वजह है, ये जो असम्बली का इजलास है इसके ऊपर टैक्स पेयर का पैसा खर्च हो रहा है। अब इससे मैं देख रहा था कि एक जिद लगी हुई है। खुर्शीद शाह साहब ने पिछली दफ़ा कोई मेरे ख्याल है 4 घंटे की तकरीर, किसी को एक लफ्ज़ भी मुझे याद, आप ये बैठे हैं सारे, आप इनसे पूछ लें एक लफ्ज़ भी याद है खुर्शीद शाह साहब ने क्या बात की हो। ये घंटों की तकरीरें नहीं हुआ करती, इसमें लोगों को याद है। अभी शहबाज शरीफ साहब की मैंने सारे, आपको पता है मीडिया में लोग मेरे दोस्त हैं, वो सारे मुझसे कह रहे थे कि 3 घंटे की तकरीर में हमें एक लाइन नहीं मिल रही जिसकी हम कोई जो है वो सुर्खी बना सकें। चार्टर ऑफ इकोनॉमी, एक बात भी नहीं मिल रही थी कि जिसको हम कर सकें। चार्टर इकॉनमी पहले भी है, वो उसके ऊपर क्या चार्टर ऑफ इकॉनमी होना है, 24 ट्रिलियन रुपया इन्होंने लेके ज़ाया किया हुआ है, उस पर क्या चार्टर ऑफ इकॉनमी होना है। जो ये बातें करते हैं वो, इसलिए मैंने ये आज ये तजवीज़ पेश की है स्पीकर साहब, मैंने हाउस प्रिविलेज कमेटी में ये मूव किया है कि आपको टाइम लिमिट करना चाहिए। 45 मिनट बहुत, मेरा ये ख्याल है कि 45 मिनट भी बड़े ज़्यादा हैं। आजकल तो 7.5 मिनट 10 मिनट की तकरीरें होती हैं, और ये मेरा आपका हम सब का पैसा जा रहा है, लोगों का टैक्स पेयर का पैसा जा रहा है। आप उसको ज़ाया तो ना करें, जो पॉइंट देना है आपने वो दें, और फिर बाकियों को भी ताकि मौका मिल सके अपने अपने हलकों की बातें करनी है, अपनी जो भी अपना बात करनी है। सो लेकिन ओवरऑल माहौल अच्छा हो जाएगा, उसमें कोई ऐसा मेरा नहीं ख्याल कोई इशू है। बरजीज़ ताहिर साहब, जो शहबाज शरीफ साहब की तवील तकरीर थी, मैं आपको देख रहा था उस तकरीर के दौरान आप मुसलसल नोट्स ले रहे थे, तो वैसे आपकी भी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ कि आपने बहुत तवील अरसे तक नोट्स लेते रहे, और सारे आपके जब पेजेस जो हैं वो ख़त्म हो गए फिर आप दूसरी तरफ नोट्स ले रहे थे। अब ये बताएं कि उस तकरीर में एक तरफ वो कह रहे हैं कि हुकूमत के साथ हम चार्टर ऑफ इकॉनमी करने के लिए तैयार हैं, दूसरी तरफ कह रहे हैं कि हम ये जो अवाम दुश्मन बजट है इसको मंजूर नहीं होने दे रहेंगे। कंट्राडिक्शन नज़र नहीं आ रही इसमें आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो मीर साहब मैं आपका इंतहाई मशकूर हूँ। बड़ी देर के बाद मैं आपके इस प्रोग्राम में हाज़िर हुआ हूँ, और मैं फ़वाद साहब को भी देख रहा हूँ, ये हमारे चौधरी अल्ताफ़ साहब के भतीजे भी हैं, मैं इनको देख रहा हूँ, ये नवाज़ खोखर साहब के बेटे हैं, तो मुझे खुशी भी हो रही है। तो एक बुजुर्ग जो है उसके राइट पे भी भतीजा है और लेफ्ट पे भी भतीजा है, इसमें कुछ तो मैं ये चाहता ये हूँ कि मेरे ये जो अजीज़ हैं, कम से कम हम आपस में जब बैठें तो आपके प्रोग्राम में बैठें तो हम सच बोलें। बिल्कुल ठीक है। मसलन पहली बात इन्होंने यही कही है कि ये जो शहबाज साहब ने तकरीर की है वो उसकी कोई जो उन्होंने महंगाई की और दूसरी बातें उन्होंने की हैं वो कोई मुनासिब नहीं थी। मैं इनसे सिर्फ यही अर्ज़ करूँगा कि अगर आप अपने आप को ये कंट्रोल कर लें और ये गैर ज़िम्मेदाराना बातें जो हैं शहबाज साहब के बारे में ना करें, तो शायद हाउस का जो माहौल है वो बेहतर। आज तो उन्होंने कुछ भी नहीं किया। आज इन्होंने किया, लेकिन कल इन्होंने बहुत कुछ किया। कल भी मैंने कुछ नहीं किया। कल भी छोड़े इस बात। अच्छा चले, छोड़े इस बात को। दूसरी बात यह है कि बार बार ये एक बात करते हैं। आज शहबाज शरीफ साहब ने बड़ी वजाहत से ये कहा है कि हम आपके NRO के मतलाशी भी नहीं हैं, हम आपके लिए ये हमारी ये ख्वाहिश भी नहीं कि हम आपसे NRO लें। तो फिर इनको इस बात पे जब यकीन नहीं आएगा, बार बार इस बात का जिक्र करेंगे, तकरार करेंगे और किसी आदमी पे ये उसको रिलाई नहीं करेंगे, उसको ये समझेंगे ये झूठ ही बोल रहा है, तो फिर आप माहौल को बेहतर नहीं कर सकते। एक तो मैं इनको फिर यकीन दिलाता हूँ आपके प्रोग्राम से कि हमें कोई किसी किस्म के NRO की ज़रूरत नहीं है। ये मियाँ नवाज शरीफ साहब ने भी कहा, ये मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने भी कहा। रहा ये बात कि जी सो रहे थे लोग, सो जाते हैं, हाँ इनको याद आ गया है, क्योंकि माजरत के साथ कि इमरान खान साहब ने जो तकरीर की है ना रात के 12 बजे, लोग आधे से ज़्यादा सो चुके थे, तो शायद ये नींद की बातें जो हैं इन्हें ज़्यादा याद आ रही हैं। हालांकि इस प्रोग्राम में आपने बजट की बात की है। जी ठीक है। तो बजट भी मैं समझता हूँ, इस बजट को बजट कहना जो है, जिस बजट में एक आम आदमी से लेकर एक इंडस्ट्रियलिस्ट तक, ये पहला पाकिस्तान का बजट है जिसमें किसी के लिए कोई रिलीफ नहीं है, जिसमें गरीब अपनी जगह रो रहा है और लोगों के घरों के चूल्हे बुझ चुके हैं। मैं ज़ाती तौर पे, मैं चूँकि आपके सामने, मुझे आप बड़ी देर से देख 1990, मैं 1990 से आ रहा हूँ, मैं आप अवाम का नुमाइंदा हूँ, मैं ग्रास रूट लेवल से इलेक्शन लड़ के आता हूँ। यकीन जानिए, एक तो इन्होंने वादा किया कि हम आपको 50 लाख घर बना के देंगे। मेरे हलके में
अगर आप जाना चाहें तो शाहकोट एक टाउन है, उसको इन्होंने आधे से ज़्यादा गिरा दिया है। लोग बाहर बैठे हैं, लोगों की दुकानें इन्होंने गिरा दी है। इन्होंने क्या लोगों को घर देने हैं, और लोग बेरोज़गार होकर बैठे हैं। आम आदमी जो है वो रोटी के लिए तरस रहा है, और ये समझ रहे हैं कि इन्होंने बड़ा तीर मारा है। और इमरान साहब तो फिर आप इनको चार्टर ऑफ इकोनॉमी की ऑफर क्यों कर रहे हैं? अब ये अंदाज़ा लगाएं, ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी वो है जिसको मेरा ख्याल है कि पहले दिन जब आप भी वहीं थे, हमने हलफ लिया था। बिल्कुल ठीक है। शहबाज शरीफ साहब ने ये स्पीच की थी और चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की थी, जिसको असद उमर साहब ने और इमरान खान साहब ने बड़ी हकारत से उसको देखा था। लेकिन आज तो स्पीकर साहब ने कुछ और कहा, जरा सुन लेते हैं जी स्पीकर साहब ने क्या कहा है। मैंने पहले दिन अपनी तकरीर में क्या कहा था कि जहां पर हमने चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन किया था, वी आर प्रिपेयर्ड के पीटीआई के साथ चार्टर ऑफ इकोनॉमी हम करें ताकि मुल्क आगे चले। इस पे तो अब भी बात हो सकती है चार्टर ऑफ इकोनॉमी पे। इट्स नेवर टू लेट, इट्स फॉर द कंट्री, इट्स फॉर पाकिस्तान। जी, तो बात करने के लिए तैयार हैं आप? एक सेकंड जनाब, आपने मीर साहब बड़ी अच्छी ये जो बात सुनवाई है। आप अंदाज़ा लगाएं इस ख़ानदान का। मियाँ नवाज शरीफ कब से जेल में है, उनकी बेटी कब से जेल में है। वो लंदन से अपनी बेटी को लेकर अपनी बीमार बीवी को बिस्तर मर्ग पे छोड़ के पाकिस्तान आए। आज वो किस हालत में हैं, ये किस हालत में है, इनका बेटा किस हालत में है। इसके बावजूद इन्होंने चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, क्योंकि ये समझते हैं और हमारी पार्टी समझती है कि ये मुल्क रहेगा, इस मुल्क की मईशत बेहतर होगी। ये सारी चीज़ें आने जाने वाली हैं, हमें किसी चीज़ से कोई गर्ज नहीं है। हम चाहते हैं ये मुल्क मजबूत हो, इस मुल्क को आगे बढ़ाएंगे। इस मुल्क की मईशत जब तक बेहतर नहीं होगी, आप ख़ुद देख लें कि इसराइल की मईशत क्या है। और आज पूरी दुनिया में पाकिस्तान की जो इकोनॉमी है, आप देखें जब हम थे यहाँ पे, हमारी हुकूमत थी, जब हम 31 मई को 1 साल पहले हम हुकूमत छोड़ के गए थे, हमारे पास डॉलर की कीमत 116 रुपये थी। आज वही डॉलर जो है 160 रुपये के करीब है। ये मईशत पे जब तक हम बात नहीं करेंगे, सियासत का कोई फ़ायदा नहीं। अच्छा, मुस्तफा नवाज खोखर साहब, आप तो आज सेनेट में थे, तो सेनेट में तो अपोजिशन की अक्सरियत है, तो ये बताएं कि कौमी असम्बली के माहौल और सेनेट के माहौल में क्या फ़र्क है। आज वहाँ पे जो एक पीटीआई के जो सेनेटर साहब हैं, उन्होंने जो रज़ा रबानी साहब के साथ जो किया, तो उसके बाद आप सेनेटर जो हैं उनकी कोई आपकी जो स्ट्रेटजी है उसमें कोई तब्दीली आ रही है? हम सुन रहे हैं कि आप वहाँ पे कोई नो कॉन्फिडेंस मोशन की तैयारियाँ कर रहे हैं, या ऐसे ये भी अफवाहें हैं? मीर साहब, नो कॉन्फिडेंस मोशन का जहाँ तक ताल्लुक है, आज मरियम साहिबा ने भी अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिक्र उन्होंने किया कि जब बिलावल भुट्टो साहब उनसे मुलाकात के लिए आए थे तो ये मौजू ज़रूर डिस्कस हुआ। और अब इसके ऊपर जो हतमी फ़ैसला है वो जब तमाम अपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज़ मिल बैठेंगी तो एपीसी में फ़ैसला करेंगी कि आगे का लाएमल क्या होगा। लेकिन बड़ा क्विकली जहाँ से आपने इस प्रोग्राम की गुफ्तगू का आगाज़ किया था चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की तकरीर से, उस हवाले से मैं एक दो चीज़ें ऐड करना चाहूँगा कि ये बात दुरुस्त है कि उन्होंने और हकीकत भी है कि उन्होंने अपने जो इदारा है उसके अंदर जो रिफॉर्म्स लेकर आए, उसके अंदर उन्होंने ई कोर्ट्स का जिक्र किया कि सुप्रीम कोर्ट किस तरह ई कोर्ट्स के ज़रिए केसेस सुन रही है और साइलिन के मुकदमा करने वालों के उनके जो पैसे बच रहे हैं उसका बड़ा फ़ायदा है। फिर उसके बाद उन्होंने चाइल्ड कोर्ट्स का जिक्र किया, उन्होंने जेंडर बेस्ड कोर्ट्स का जिक्र किया, उन्होंने पेंडेंसी ऑफ क्रिमिनल ट्रायल्स का जिक्र किया कि वो किस हद तक कम की है, और उन्होंने साथ एक झूठे मुकदमे के हवाले से भी की। तो ये सारी चीज़ें उन्होंने अपने ऑर्गन के हवाले से, जिसको वो हेड कर रहे हैं, उन्होंने जुडिशरी के हवाले से जो इस्लाहात वो लेकर आए या लेकर आनी है उन्होंने बताई। जाहिरी बात है हर इंसान इस पाकिस्तान का हिस्सा है और पाकिस्तान के हालात से लाताल्लुक नहीं रह सकता। अब जब हम पार्लियामान की तरफ देखते हैं तो पार्लियामान में आप बताइए मुझे मीर साहब कि इस 1 साल में, ये 1 साल तकरीबन हो चुका है इस पार्लियामान को, आपने नेशनल असेंबली के अंदर से उस पीटीआई की तरफ से जो रिफॉर्म का इतना बड़ा एजेंडा लेकर आई, जिसने हर पाकिस्तानी को इलेक्शनों से पहले यह चीज बेची कि तुम देखो हम हर चीज में रिफॉर्म करेंगे, आप मुझे बताएं कि एक भी कानून साजी ये लेकर आए वहां पर? लेकिन देखिए, वो आप सही कह रहे हैं, आप मुझसे अच्छा, पूछ रहे हैं। मैं ये कहूंगा कि जो कुछ पीटीआई ने
पिछले दौरे हुकूमत में, पिछली असम्बली में, पिछले साल बजट सेशन वाले दिन जो उस वक्त के वज़ीर ख़जाना मिफ्ता इस्माइल के साथ किया, वही कुछ आज की जो अपोजिशन है उसने हमाद अदर साहब के साथ किया, तो मुझे दोनों में कोई फ़र्क नज़र नहीं आया। तो बुनियादी तौर पे खान साहब का जो एजेंडा था वो रिफॉर्म बेस्ड एजेंडा था। कि मैंने पुलिस के अंदर इस्लाहात लेके आनी है, मैंने हेल्थ के अंदर, एजुकेशन के अंदर, इन तमाम चीज़ों में हुकूमत का निज़ाम ठीक करना है, नहीं ला सके। और जो पहली चीज़, इससे भी पहले जो पहली चीज़ चीफ जस्टिस ने जिक्र किया, उन्होंने किया मैशत का। और मैशत में हर पाकिस्तानी परेशान है, सिर्फ एक मखसूस तबका नहीं, हर पाकिस्तानी परेशान है कि इस दफ़ा जो IMF ने जो बजट बनाकर आपको दिया है और जिस बजट को ये अपना बजट कहकर पास कराने की कोशिश कर रहे हैं, जरा उसकी तफसीलात तो देखिए। 1.5 ट्रिलियन के टैक्सेस जो हैं, ये टैक्सेस किससे वसूल होने हैं? आपकी जो ऑलरेडी जो टैक्स बेस है, जो ऑलरेडी आपका टैक्स पेयर है, जो टैक्स दे रहा है, आप उसको मजीद टैक्स करेंगे। जो सैलरीड क्लास है, जो मुस्तशना थी 12 लाख रुपए, पूरा जिनकी सालाना लाख रुपया इनकम थी, जो उससे मुस्तशना थी, वो 50,000 पर ये ले आए, उसको भी टैक्स देना पड़ेगा। बिजली की कीमतें महंगी होंगी, गैस की कीमतें महंगी होंगी। तो ये सारा का सारा जो सिलसिला है, इससे हर पाकिस्तानी परेशान है। और इसके जो नतायज, खतरनाक नतायज मीर साहब जो निकलना शुरू होंगे, वो अगले महीने से शुरू हो जाएंगे। अगले महीने से एग्जैक्टली जब लोगों को गैस की, अब देखें ना, ओगरा ने समरी भेजी है हुकूमत को 146% गैस की कीमतें बढ़ाने की। बिजली की कीमत ये बढ़ा रहे हैं, जो लोगों को इस दफा बिजली के बिल आने हैं अगले महीने। तो आम आदमी की जो मुश्किलात हैं, जो एक मिडिल क्लास की मुश्किलात हैं, जो उन कैसे वो गुजारा करेंगे। अच्छा। और ट्रेडर्स, ये नहीं कि कोई तबका इससे महफूज है। ट्रेडर्स, हम सुन रहे हैं कि फैसला करने वाले हैं कि हम इसके बजट के खिलाफ स्ट्राइक पे चले जाएं। टेक्सटाइल वाले सोच रहे हैं हम स्ट्राइक पे चले जाएं। आपके जो बड़े एक्सपोर्टर, अगर आसिफ जरदारी साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हो गया तो आपकी कहीं पे जो तहरीक के इरादे हैं बदम तो नहीं पड़ जाएंगे? देखिए मीर साहब, जरूर हुकूमत इस चीज को कहती है कि इंतकाम नहीं है, एहतसाब है। और इस तरह ये हमने जो हो रहा है, हमने ये बहुत पहले भी देखा है। प्रोडक्शन ऑर्डर का अवाम की इस बजट से, क्या उस बजट के ऊपर हम अपनी अपोजिशन खत्म कर देंगे? ठीक है, हम कत्ल नहीं कर सकते। इस वक्त जो सूरत हाल है मीर साहब, हम तो इनको, आज भी शहबाज शरीफ साहब ने जो चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात की, आज से कुछ महीने पहले आसिफ जरदारी साहब ने भी फ्लोर ऑफ द हाउस पे ये बात की थी। और उन्होंने भी यही कहा था कि आप चार्टर ऑफ इकोनॉमी करें। ये इकोनॉमी हमारी एक इस वक्त नेशनल सिक्योरिटी का इशू बन चुकी है, और उसको हम या मुस्लिम लीग नून कोई अकेला हल नहीं कर सकता। हम सारों को इकट्ठा बैठना पड़ेगा। हमें उन चीजों के ऊपर हमें चीजें तय करनी पड़ेंगी कि हमने क्या रिफॉर्म्स लेकर आनी है, और हम साथ देने के लिए तैयार हैं। फवाद साहब, ऑफर आ रही है, हम साथ देने के लिए तैयार हैं इकोनॉमी के मसले पे। हाँ बिल्कुल, हम इनका साथ लेने को बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन थोड़ा सा बर्जीस ताहिर साहब, मेरा बहुत ही एहतराम है बर्जीस साहब के लिए भी और मुस्तफ़ा के लिए भी। देखिए, इन दोनों ने बड़ी तनकीद की है कि ये हुआ ही, लेकिन ये नहीं बताते कि जब इन्होंने 2008 में इक़्तिदार संभाला तो 6 ट्रिलियन से 2018 तक 30 ट्रिलियन पे ये कर्ज ले गए। $10 बिलियन आपने इस साल वापस करना है। अब सवाल ये पैदा होता है कि बर्जीस साहब और मुस्तफ़ा साहब बहक जानब हैं ये तमाम तनकीद करने में और ये कहने में कि कोई भी बंदा टैक्स ना दे और ऐसे ही चलता रहे जैसे कि चलता रहा है। हमें बता दें फिर कैसे चलाएं। आपने $10 बिलियन आपने वापस करना है। जिस दिन बर्जीस ताहिर साहब की हुकूमत आई थी, उस दिन पीपल्स पार्टी का फ्रैंकली हम उन पर तनकीद तो बहुत करते हैं, गैस के ऊपर ₹1 का कर्जा नहीं था। जिस दिन इनके इंतहाई लायक फ़ाइक वज़ीर शाहिद खाकान अब्बासी साहब ने छोड़ा, ये वजारत छोड़ी, उसके ऊपर 157 अरब रुपए का कर्जा छोड़ के चले गए। जब ये आए, इनका बिजली का जो हमारा टोटल सर्कुलर डेट था वो 420 अरब रुपए था। इन्होंने वो 420 अदा किया। उसके बाद जब गए और 1250 अरब रुपए का सर्कुलर डेट छोड़ के चले गए। मुझे अब ये बताइए कि ये जो कह रहे हैं कि आप 50,000, मुझे आप बताइए, अगर 6 लाख रुपया साल का आदमी कमाता है उसके ऊपर 2,500 रुपया टैक्स लग रहा है। जो आदमी 12 लाख रुपया साल का कमाता है उसके ऊपर 7,000 रुपया टैक्स लग रहा है। अगर पाकिस्तान का ये जो सारा है, ये सिर्फ हामिद मीर जैसे 7 लाख लोगों ने ही 22 करोड़ लोगों का बोझ उठाना है, कैसे उठाएंगे? अभी ये चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात कर रहे हैं और अभी जो बेसिक चीज़ है हमारी कि आपने टैक्स नेट को बढ़ाना है, उसके खिलाफ हैं ये।
चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्या होना है? हमने आप क्या बेसिकली जो मैं आपको बताऊं, वो कह रहे हैं एमनेस्टी स्कीम की आप मुखालफत कर रहे हैं। देखिए एमनेस्टी स्कीम की तो जितनी मुखालफत इन्होंने खुद की, अब तो नहीं ना कर रहे हैं। नहीं, और टैक्स बेस बढ़ाने यानी कि दूसरों की जो एमनेस्टी स्कीम थी वो हराम थी, इनकी हलाल है। स्कीम के ऊपर व्यूज हो सकते हैं, वो अपने व्यूज रखे। 2-3 इश्यूज के ऊपर हमारे व्यूज जो है वो खिलाफ नहीं होने चाहिए। टैक्स बेस बढ़ाए बगैर पाकिस्तान नहीं आगे जा सकता। ये नहीं हो सकता कि पूरे 22 करोड़, मेरा ख्याल है इस पे बरजीत साहब और मुस्तफा साहब आपसे इत्तेफाक करेंगे। अभी उन्होंने मुखालफत की है। नहीं, इत्तेफाक जरूर करेंगे, लेकिन हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि वो सैलरी क्लास, वो मिडिल क्लास तबका जो उस टैक्स से मुस्तशना था, उसको जब आप टैक्स कर रहे हैं और उसके ऊपर ये टैक्स वो ऑलरेडी 2,500 रुपया क्या टैक्स है साल? नहीं, मुझे जरा इनकी जरा बात कंप्लीट मुझे मुकम्मल करने दें, मैं अपना आर्गुमेंट दे दूं कि जो ऑलरेडी जिसके लिए बिजली महंगी हो गई है, गैस महंगी हो गई है, अशिया खुर्दनोश महंगी हो गई है, दवाइयां महंगी हो गई हैं, उसकी जब आप तनख्वाह के ऊपर टैक्स लगाएंगे तो उसका बजट तो हजार रुपए से चल रहा है, 500-500 रुपए से चल रहा है, तो उसके लिए काफी मुश्किलात होंगी। ये बात ठीक है मुस्तफा साहब की, मुल्क में किसी को टैक्स नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए। देखिए ना, मैं एग्री उनसे, ऐसे ही लाख रुपया महीना, नहीं अब मैं लाख रुपया महीना कहने वाले, एक मिनट ये बात करने में आपके पास आ रहा हूं। देखिए ना, सबसे बड़े आपके चार्टर ऑफ इकोनॉमी में क्या बात होगी? आपका होगा कि आपने टैक्स बेस बढ़ानी है, टैक्स बेस के ये खिलाफ है। आपने आगे चल के इदारे जिस तरह से इन्होंने तबाह किए हैं, मैंने आपको गैस की मिसाल दी, मैंने आपको बिजली की मिसाल दी, आप रेलवे को देख लीजिए, आप PIA को देख लीजिए, आप PTV को देख लीजिए, रेडियो को देख लीजिए। कोई एक इदारा मुझे बता दे जो इन 10 सालों में सिविलियन इदारे के ऊपर आप हाथ रखें और मुझे बताएं कि ये इदारे ने 10 साल में परफॉर्म किया। अब आप ये इनकी बातें सुने, ये सारे बड़े गरीबों के हमदर्द हैं और होंगे, आई एम श्योर के ज़ाहिर है बजीज साहब, मुस्तफ़ा साहब कनेक्टेड लोग हैं और इनको गरीबों का हमदर्द होना चाहिए। और सारे लोग जो हैं वो गरीबों के वोट लेके मेरा ख्याल है आप भी हैं, हम भी हैं, हम भी वोट वहीं से लेके आते हैं। लेकिन हो क्या रहा है? हो ये रहा है कि इनका अब ये एहतसाब के ऊपर जो बात कर रहे हैं, ये पैसा इंपॉर्टेंट सवाल है ना, 24 ट्रिलियन रुपया किधर गया है? ये किसका पैसा था? जी हाँ, ये जरा पूछ लें। आखिरी मैं बताता हूं, सिर्फ आखिरी पॉइंट बजीर भाई, सिर्फ एक 11 ट्रिलियन रुपया शहबाज शरीफ साहब ने खर्च किया एक आदमी ने पंजाब में 10 साल में, ठीक है। तकरीबन 8 ट्रिलियन जो है वो इनके 2 चीफ मिनिस्टर्स ने खर्च किया है। मुराद अली शाह साहब ने, कायम अली शाह साहब ने 20 ट्रिलियन हो गया। परवेज खटक साहब का हिस्सा बड़ा छोड़ा है, कितना खर्च 1 अरब होगा, BRT पे 1 अरब हुआ या 100 अरब हुआ? 100 अरब होगा। और कर्जे कितने लिए? ट्रिलियन के तो करीब भी नहीं है। नहीं, कर्जे कितने लिए ये जरा किसके ऊपर? परवेज खटक साहब ने, KP हुकूमत ने। हजरात बरजीस्तान साहब को बात करें, मुझे बात, मैं सिर्फ आपसे ये कहना ये चाह रहा हूं कि इन्होंने 20 ट्रिलियन रुपया इनके 2 चीफ मिनिस्टर्स ने खर्च कर दिया। उनसे पूछें पैसे किधर गए हैं? जी जी वो गरीबों के पैसे थे, वो दुबई में निकले हैं, वो गरीबों के पैसे थे, वो लंदन में निकले हैं। जी जी फवाद साहब, मैं ये तो ना करें, इजाजत दें तो मैं भी बात करूं। गरीबों के हमदर्द होते तो ये इनके साथ ना होते। मैं तस्लीम करता हूं कि फवाद साहब को ये अपनी गवर्नमेंट की बड़ी जो है ना उसको ये प्रोटेक्ट कर रहे हैं। हालांकि इन्होंने ये PTV की अभी बात कर रहे थे, PTV का अभी इन्होंने एक MD था, उसको इन्होंने ट्रांसफ़र कराने की कोशिश की, वो फिर बाद में चेयरमैन भी बन गया, लेकिन वो इनसे ट्रांसफ़र नहीं हुआ। इसी तरह ये जो सिद्दीकी है जो हमारे पास पहले वो क्या था जी, एडवाइज़र था, इरफान सिद्दीकी नहीं अली जहांगीर सिद्दीकी, हाँ जी, अली जहांगीर सिद्दीकी, इन्होंने लेटर लिखा, एम्बेसडर था, जी एम्बेसडर थे जी, अमेरिका में एम्बेसडर। फवाद साहब ने लेटर लिखा था जी, इन्होंने लेटर लिखा जब केयर टेकर गवर्नमेंट को कि इसको रिमूव किया जाए। ठीक है। जब अभी इन्होंने और यू टर्न ले लिया। लेकिन इस सदी का सबसे बड़ा यू टर्न क्या है? जब बिलावल भुट्टो रायबरेली गए, इस तरह नहीं सबसे बड़ा यू टर्न सदी का ये था। ये ज्यादती यार, मुझे बात तो कर यू टर्न की मान लिया ना, वो यू टर्न की फजीलत बयान करेंगे। ये पहला लेकिन सबसे बड़ा यू टर्न वो था जब ने इनको बात करनी है। अगर ये देखें, अभी इनको आपने पूरा टाइम दिया है, जी आप करें बात। ये मेरे से छोटे भी हैं, लेकिन इनके ज़हन में मेरा कोई लेकिन असल में आपने मारा छिक्का तो उन्होंने ताली बजाई। बहरहाल ये मुझे बताएं, कोई बात नहीं, ये जो अभी इन्होंने कहा ना मैंने यू टर्न लिया है, अभी मुझे याद आ रहा है कि मैंने एक अखबार में बयान पढ़ा था कि 2016 में जब ये पीपल्स पार्टी में थे तो सिंध के अंदर इमरान खान साहब ने एक स्पीच की कि मैं ये काम करके दूंगा आपको। तो उस वक्त इनका एक बयान मैंने पढ़ा था
इन्होंने कहा इमरान खान साहब जो हैं वो अक्सर कहने के बाद भूल जाते, मेरा ख्याल है वो भी भूल जाते हैं, ये भी भूल जाते हैं। यू टर्न जो है वो अब मेरा ख्याल है कि इनका शनाख्ती निशान है। अच्छा, गुजारिश ये है बड़ी, मैं चूँकि लंबी बातें नहीं करूँगा क्योंकि ये असेंबली का सेशन नहीं है। मीर साहब बात ये है अब वो भी उन्होंने भी लगा दिया है। मीर साहब आप मेहरबानी करें, एक साल इनको हो रहा है जी। 31 मई को हम इक़्तिदार में थे 2018 में, अब मई में ये इक़्तिदार में ये हैं, अब जो ये आ गया। एक साल का हमारा आप कंपैरिजन कर लें, हमारी गवर्नमेंट का और इनका। हमने ये कहते हैं हमने कर्ज लिया, अभी तो बताया ना आपने जी, मैंने आपने भी अली जहांगीर सिद्दीकी को लगाया एम्बेसडर, इन्होंने भी लगा दिया। अब हमने 2 कर्ज + लिया 2 = 4। मीर साहब हमने 10,800 अरब कर्जा लिया, ठीक है। हमने उस कर्जे से क्या किया, हमने आपको मोटरवेज बना के दी, 28,000 किलोमीटर हमने मोटरवे दी, 11,000 मेगावाट हमने आपको बिजली दी। इसके साथ जो रोड्स हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, हमने वहाँ पे एटमी बिजली घर है। आप इन मंसूबों की अगर तफसील चाहें, आज शहबाज शरीफ साहब ने भी हाउस में बताई थी, मैं इसको दोहराना नहीं चाहता। इनको पता होना चाहिए कि अगर $10,800 हमने कर्ज लिया तो हमने पूरी कौम को दिया। आपने इन 10 माह में, हमने 5 सालों में कर्ज लिया 10,800, इन्होंने इन 10 माह में इन्होंने $5,000 जो है वो अरब का कर्जा इन्होंने लिया है। 5,000 अरब, हाँ जी। अच्छा। इन्होंने कर्जा लिया है। अब ये मुझे ये बता दें कि एक साल की हुकूमत, आप माशाल्लाह आपके पास बड़ी बातें हैं, आपने यू टर्न भी लिए हैं, बड़े बड़े अच्छे यू टर्न लिए हैं। आपने वाज़े तौर पे कहा था, आपने जिस तरीके से चीन के सदर का दौरा जो है आपने नहीं होने दिया, ये आप ही का काम है। हम लोग भी यहाँ आपको देखते थे, आप भी यहाँ धरना दे के बैठे हुए थे। जिन लोगों ने धरने में आपको सपोर्ट किया, जो लोग आपको लाए हैं, आप बेहतर जानते हैं। लेकिन हकीकत जो है वो आपको सामने लानी पड़ेगी कि उस चीन के सदर से अगर वो आ जाते, और जो $70 बिलियन की यहाँ जो इन्वेस्टमेंट हुई है वो चीन के वजह से हुई है, जिसको अभी पहले ये कहते थे कि ये सारा झूठ है, हम इसकी इंक्वायरी कराएंगे। अब खुद इन्होंने कह दिया है कि ये बड़ा। तो मैं अभी जो बात आपने कही है कि मिफ्ता और ये जो इनका हमाद अजहर जो हैं वो दोनों एक ही प्लेटफॉर्म पर थे। अब देखें कि मिफ्ता को इस प्लेटफॉर्म पर कौन लेकर आया। आप माशाल्लाह 1990 से हमारी असेंबली में आ रहे हैं, कभी किसी को किसी अपना वज़ीर ख़जाना को इस तरीके से इंटरप्ट किया गया जिस तरह इन्होंने मुफ्ता को किया। जिस तरह शरी मज़ारी ने उसके सामने से कागज़ उठा के उधर ले गई, क्या इस तरह कभी किसी ने किया? जिस तरीके से इन्होंने नई रवायात लेकर आए हैं, वो रवायात हमने तो अभी उन पर अमल नहीं किया। चले, मैं समझता हूँ कि जो बात इन्होंने कही है मुस्तफा साहब ने, मैं उसकी तईद करता हूँ। प्रोडक्शन ऑर्डर जो जरदारी साहब का जारी होना है, ये अकॉर्डिंग टू लॉ, इससे पहले, एक मिनट मेरी बात सुन लें, इससे पहले 90 में ये अक्सर कहा जाता है कि शेख रशीद साहब को जेल में रखा गया और उनका प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं किया गया। शेख रशीद साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी हुआ, मैं उनको यहाँ से बाहर से लेकर हाउस के अंदर गया, उन्होंने 1 घंटे की वहाँ तकरीर। ये भी बताएं किसने जारी किया था? और वो जारी किया था यूसुफ रज़ा गिलानी। यूसुफ रज़ा गिलानी और वज़ीर कानून इकबाल हैदर साहब ने उसकी तायद की थी। और फिर इकबाल हैदर साहब की छुट्टी हो गई। अच्छा चले, उस वक़्त हाजी बूटा, शेख ताहिर रशीद, शेख रशीद अहमद, और उससे पहले 1990 में जरदारी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किए गौहर अयूब खान ने। गौहर अयूब उस वक्त स्पीकर थे। और अंकल अगर मैं अर्ज कर दूं, कतई कलामी की माफी चाहता हूं, ये मखदूम जावेद हाशमी साहब के वो अभी नहीं, मैं सर बात जो आपकी करना, ये इनका राइट है। जरदारी साहब इलेक्ट हुए हैं लोगों के वोट लेकर, उनको ये मौका ना देना, ठीक है, कि वो ईवान के अंदर अपने इलाके के लोगों के और अपनी पार्टी के लोगों के मसाइल को बयान ना करें, ये उनके साथ। अच्छा, मैंने एक ब्रेक लेनी है। ब्रेक से पहले अमीनुल हक साहब जो MQM के रुकन कौमी असम्बली हैं, आज प्रोडक्शन ऑर्डर के इशू पे उन्होंने भी एक बात किया, जरा वो मैं आपको सुनवाना चाह रहा हूँ। देखिए अमीनुल हक साहब क्या कह रहे हैं। 2016 अगस्त
इसी ऐवान का MKM का रुकन कौमी असेंबली कंवर नवेद जमील गिरफ्तार हुए। आपके उस कुर्सी पर जनाब साबिक स्पीकर एजाज सादिक साहब तशरीफ फरमा थे। उनके पास नामालूम टेलीफोन कॉल आते हैं। उनको मना किया जाता है कि कवर ऑर्डर जारी नहीं किया जाएगा, लेकिन मैं इस ऐवान के तबस्सुस से उन्हें जबरदस्त राज तहसीन पेश करता हूं, उनकी हिम्मत, उनकी जरूरत को। उन्होंने उन तमाम चीजों को मना करते हुए प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया। आज MKM पाकिस्तान ये समझती है कि आसिफ अली जरदारी साहब इस ऐवान के रुकन रहे, साबिक सदर भी रहे हैं, उनका एक अपना पॉलिटिकल कैरियर भी है। तो MKM पाकिस्तान वाज़ह दो टोक अल्फाज में मुतालबा करती है कि आसिफ अली जरदारी साहब का प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया जाए। अमीनुल हक साहब कह रहे हैं MKM पाकिस्तान दो टोक अल्फाज में मुतालबा करती है आसिफ अली जरदारी साहब का प्रोटेक्शन ऑर्डर जारी किया जाए। एक वक्फे के बाद पूछते हैं कि ये दो टोक अल्फाज का क्या मतलब है। साहब, मैंने आपके भतीजे के पास जाना है, लेकिन अगर आपने को बात मैंने सिर्फ 1 मिनट से भी कम टाइम नहीं बिल्कुल जरूर। मैंने सिर्फ आपसे ये बताना था कि मैंने 90 से लेकर तमाम स्पीकर्स की हिस्ट्री जो है वो बयान की है। इनमें मैं अय्याज सादक साहब का जिक्र नहीं कर सका। अनलकीली कह लें कि मेरी वो पार्टी से हैं और मैं उनको वो ट्रिब्यूट नहीं दे सका जो मुझे देना चाहिए था। लेकिन एक हकीकत है कि अय्याज सादक जो हैं उन्होंने इनको जितना फैसिलिटेट किया PTI को, जिस तरीके से ये इस्तीफे दे के गए, जिस तरीके से इनके इस्तीफे उन्होंने, इस पे मेरा एक पुराना मौक़िफ़ है कि उन्होंने PTI को गैर आईनी तरीके से फैसिलिटेट किया था। जब उन्होंने इस्तीफा दे दिया तो मंजूर कर लेना चाहिए। नहीं, वो अपना उनका इंटरेस्ट था, वरना जब 2 रेफरेंसेस आए थे, उन्होंने इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस उठा के इलेक्शन। लेकिन जो अमीनुल हक साहब ने बात की वो बहुत जबरदस्त है कि अय्याज सादक साहब ने जुर्रत का मुजाहरा करते हुए प्रोडक्शन ऑर्डर जारी किया। अय्याज सादक साहब ने उस दौर में जितने भी लोग जो हैं वो गिरफ्तार हुए हैं उनके प्रोडक्शन ऑर्डर जारी भी किए। और जो कुछ PTI ने उस वक्त, हम गवर्नमेंट में थे, जो इन्होंने हमारे साथ सलूक किया और जिस तरीके से उन्होंने फेस किया, हालांकि इन्होंने जब शाह महमूद कुरैशी साहब आए और उनको आवाज़ दी कि आप मेरी बात सुन लें, लेकिन वो हाउस से निकल गए। लेकिन इसके बावजूद इमरान खान साहब और इनकी तमाम पार्टी, इन्होंने तमाम बरात भी वसूल की और स्पीकर को गालियां भी देते रहे। जब अब स्पीकर जो हैं उन्होंने इमरान खान के मुकाबले में उन्होंने इलेक्शन जीता हुआ। अच्छा, अब मुस्तफा नवाज खोखर साहब ये बताएं, मुस्तफा नवाज खोखर साहब के ये बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने भी आज एक ट्वीट किया, आई मस्ट अप्रिशिएट MKM फॉर स्पीकिंग अप फॉर डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स रिगार्डलेस ऑफ द पॉलिटिकल डिफरेंसेस। ये जो MKM ने दो टोक अल्फाज में जरदारी साहब का प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करने का मुतालबा किया, ये सिर्फ बात प्रोडक्शन ऑर्डर तक है या बजट के इशू पे भी MKM आपका साथ देगी? मीर साहब, बिलावल भुट्टो साहब ने शुक्रिया भी अदा किया है MKM का, और न सिर्फ MKM का बल्कि शाहजैन बुगटी साहब जिनकी अपनी पॉलिटिकल पार्टी है, उन्होंने भी जरदारी साहब के प्रोडक्शन ऑर्डर्स की एप्लीकेशन के ऊपर साइन किया है। बाप जो हुकूमत की इत्तेहादी है उसके MNAs उन्होंने भी, मक्सी साहब उन्होंने भी साइन किया है, और दीगर आज़ाद अरकान हैं कौमी असम्बली के, उन्होंने BNP, जी हाँ, BNP ने भी साइन किए हैं। तो ये मामला तो स्पीकर ऑफिस का जो तकाजा है, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि कानून और कवायद के तहत जो उनका तकाजा है, माजी की मिसालें दी बरजीस ताहिर साहब ने, और वो प्रेसिडेंट्स मौजूद हैं, उनकी रोशनी में उन्हें ये फैसला करना चाहिए। लेकिन जो हुकूमत की मुश्किलात हैं बजट पास कराने के हवाले से, अभी तक मेरे ख्याल से BNP को उस तरीके से राज़ी नहीं कर सके। जो उनके 6 नुकात थे, उन 6 नुकात पे कोई ऐसी पेशरफ्त नहीं हो सकी जो इन्होंने उनसे वादा किया था। और भी इनके इत्तेहादी विद इन देयर पार्टी रैंक्स लोग हैं जो खुश नहीं हैं पिछले 1 साल की नज़रअंदाजी पर। तो ऐसे लोग हैं कि जो शायद बजट के पास होने में मुश्किलात खड़ी हों। लेकिन कमिंग बैक टू द ओरिजिनल पॉइंट, मीर साहब, चार्टर ऑफ इकोनॉमी की बात हम क्यों करते हैं? देखिए मीर साहब, हमारे मुल्क में हर साल 20 से 25 लाख नौजवान जॉब मार्केट में ऐड हो रहा है। हमारा मुल्क उन दुनिया के चंद ममालिक में से है जिसकी 60% जो पॉपुलेशन है, जो आबादी है, वो 30 साल से कम उम्र लोगों की है। हर साल 20-25 लाख आदमी ऐड हो रहा है। आप उसके लिए इस इकोनॉमी के साथ, इस बजट के साथ जॉब क्रिएशन नहीं कर सकते। तमाम जितने दुनिया के बड़े फाइनेंशियल इदारे हैं वो ये बात कर रहे हैं कि आपकी इकोनॉमी बमुश्किल अगले 3 साल 3% से ऊपर ग्रो करेगी।
और 3% ग्रोथ के साथ आप ये जॉब्स नहीं क्रिएट कर सकते। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में 49% कमी हुई है पिछले 11 महीने में। और मीर साहब वो भी अपनी जगह, और उससे ज्यादा जो खतरनाक बात है वो ये है कि आप हफीज पाशा साहब के वो उठाकर देख लें और दीगर इकोनॉमिस्ट्स के उठाकर देख लें कि तकरीबन 1,20,00,000 लोग सतह गुर्बत से, जो मिडिल क्लास में है इस वक्त, वो सतह गुर्बत से नीचे आ जाएंगे। अच्छा, तो ये जो सारी सूरत हाल है ये बहुत अलार्मिंग सूरत हाल है, और ये माशरे के अंदर इतनी बड़ी जो ये आ रही है, इसके नतायज खतरनाक नतायज होंगे। इसलिए हम सबको इनको स्पेशली के माहौल को मजीद टॉक्सिक ना करें। आप बैठिए चार्टर ऑफ इकोनॉमी पर और इस मुल्क की राह का मुतय्यन कीजिए, लेकिन बाकी सियासत चलती रहेगी। फवाद चौधरी साहब, अब 1 जुलाई को अगर गैस भी महंगी हो जाएगी, बिजली भी महंगी हो जाएगी, आप ये नहीं समझते कि इससे ऑपोजिशन जो है उसको आपके खिलाफ लोगों को मोबिलाइज करने में बड़ी आसानी होगी? एक तरफ आप इनका हो सकता है प्रोडक्शन ऑर्डर जारी करके इनको राजी करने की कोशिश करें, लेकिन दूसरी तरफ इनको पर पब्लिक का प्रेशर होगा। नहीं, कोई पब्लिक का प्रेशर नहीं है। देखें, पहली बात तो यह है कि लोगों को बेवकूफ़ नहीं समझना चाहिए। आम आदमी को बिल्कुल पता है, जब ये बातें करते हैं इकोनॉमी की या इस बात की, गवर्नेंस की, पीपल्स पार्टी वाले बात करते हैं, तो क्या लोगों को सिंध नहीं नज़र आ रहा? जब इनकी बात करते हैं तो वो 30 साल जो इन्होंने गुजारे हैं पाकिस्तान में, लोग उसको इग्नोर कर देंगे। ये सारा जो मुश्किलात का जिक्र बरजीत साहब और मुस्तफ़ा साहब कर रहे हैं, इसका बुनियादी वजह ही PMLN और पीपल्स पार्टी है, इनकी लीडरशिप है जो जेलों में है। हमने तो आके जो इस्लाह का एक अमल शुरू किया है, उसमें ठीक है वो अभी जो प्रॉब्लम्स हैं, और हम एक्नॉलेज करते हैं प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन हमने अल्टीमेटली अपने पाँव पे खड़ा होना है, और पाकिस्तान एक दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहा है, और इंशाअल्लाह ताला हम इन मुश्किलात से निकलेंगे। बिल्कुल दुरुस्त सिमत में जा रहा है। देखे ना, यहाँ पे इनका जो ये बातें अभी की हैं इन्होंने चार्टर की या इकोनॉमी के ऊपर, इनके शेडो बजट्स कहाँ हैं? इन्होंने कहाँ बताया है कि आपने ये इस्लाह करनी है? ये तनकीद तो हर आदमी बैठ के बाहर कर सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं। आप बताइए, आप पॉलिटिकल पार्टीज हैं, आपकी क्या सजेशन है? ये जो बेड़ा गर्क जो आपने किया है, आपके पास क्या सोल्यूशन है इनको ठीक करने के? हम तो सोल्यूशन दे रहे हैं। हमने तो कहा है कि 6,000 वो सोल्यूशन दे रहे हैं ना, चार्टर ऑफ इकोनॉमी क्या दे रहे हैं? जो मेन टैक्स बेस बड़ा करने के ऊपर ही वो खिलाफ है। ये इसके ऊपर ही देखे ना, इनकी तो सबसे करप्शन से पैसा रिकवर करने के ये खिलाफ है, ये इस बात के खिलाफ है कि टैक्स बेस बड़ी करे, इसके खिलाफ है, प्राइवेटाइजेशन के ये खिलाफ होंगे। किसी उम्र के ऊपर प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ तो अब है वैसे। अच्छा, मीर साहब, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है ना, पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के खिलाफ है ना, हर एक के खिलाफ है ये। अच्छा, अब इशू देखें क्या बेसिकली। मैं थोड़ा सा एक पॉइंट मुझे दे लेने, फिर आप उसके बाद दोबारा आप बात कर लीजिएगा। मैं बड़ा क्विकली, मीर साहब, इन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस के बारे में बात की। मैं सिर्फ कुछ डेटाज आपके सामने रखना चाहता हूँ। पाकिस्तान की तारीख की हाईएस्ट एक्सपोर्ट 2013 में हम छोड़कर गए थे, $25 बिलियन। मीर साहब, अगर मैं गलत बात कोई करूं तो आप मुझे टोक दीजिएगा। $25 बिलियन, इसीलिए तो यहाँ फीस चेक को लेके आए हैं। जी हाँ। अच्छा, फिर उसके बाद बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम, जो सबसे हमारे माशरे में गुर्बत में पिसे हुए लोग थे, उनके लिए जो हम प्रोग्राम लेकर आए, वो मुस्लिम लीग नून ने भी जारी रखा, और आपने भी जारी रखा, और ये उसको जारी रखने पे इन्होंने जारी नहीं रखा, IMF ने जारी रखा, क्योंकि वो दुनिया के अंदर माना जाता है गोल्ड स्टैंडर्ड प्रोग्राम। फिर उसके बाद तीसरी चीज कि गैस का सर्कुलर डेट इन्होंने खुद कबूल किया कि आप कोई नहीं छोड़कर गए उसमें। अच्छा, चौथी चीज, उस वक्त हमारे दौर के अंदर $147 फी बैरल कीमत थी तेल की, और उस वक्त की कीमत देखें और आज की कीमत देखें, जब $60 और $70 पे तेल खड़ा है, और आज की कीमत क्या है। फिर उसके बाद इन्होंने कहा टैक्स बेस के बढ़ाने के हम खिलाफ हैं। अगर हम टैक्स बेस बढ़ाने के खिलाफ हैं तो मीर साहब, इस साल इकोनॉमिक सर्वे आप उठाकर देखिए, प्रोविंशियल सर्वेज आप उठाकर देख लिए, कौन सी ऐसी हुकूमत है जिसने सबसे ज्यादा टैक्सेस कलेक्ट किए। लेकिन आप सिंध हुकूमत पीआईए की प्राइवेटाइजेशन के क्यों खिलाफ हैं? पीआईए की परफॉर्मेंस जो है वो तो लोग, मैं आपको बता देता हूं सर, मैं बताना चाहता हूं, इन्होंने ये जो बातें की है ना, इनमें से कुछ बातें बिल्कुल सही हैं, एक्सपोर्ट की बात बिल्कुल सही है, लेकिन इन्होंने किया क्या? एक तो जो इनके पास एक माशाल्लाह बहुत ही काबिल आदमी है खुर्शीद शाह साहब, इन्होंने हर महकमे में इतनी नौकरियां अपने लोगों को दी कि पूरे के पूरे महकमों में बेड़ा गर्क कर। ये जॉब क्रिएशन नहीं है, मेरी आपकी जेब से निकाल के अपने सारे लोगों को आपने वोट दे दिया। देखिए, बड़ा आसान है। मेरे पास देखिए, मेरा 250-300 पोलिंग स्टेशन है। हर पोलिंग खुर्शीद शाह ने एक और बंदे को भी जॉब दी है, खुर्शीद शाह ने एक और बंदे को भी जॉब दी है, जब वो चेयरमैन नैब जस्टिस जावेद इकबाल। एक वक्फा लेना, वक्फे के बाद दोबारा मिलते हैं। इस वक्त मैं और बरजीस ताहिर साहब एक मुश्किल का शिकार हैं। मेरी मुश्किल ये है कि बरजीस ताहिर साहब को मैं बहुत पुराना जानता हूँ, मैं इनको थोड़ा सा
वक्त देना चाह रहा हूँ, ये बड़े अरसे बाद आए हैं, लेकिन उनकी मुश्किल ये है कि उनके राइट पे भी एक भतीजा है और उनके लेफ्ट पे भी एक भतीजा है, और भतीजे जो हैं वो भतीजेपन का फायदा उठाते हुए उनका टाइम लेते जा रहे हैं। नहीं, ये गलत है। सबसे ज्यादा वक्त बलजीत साहब भी बोले हैं पिछले। अच्छा, अब मसला देखे ना, इन्होंने कहाँ से शुरू किया था कि यू टर्न से, और फिर वहां से, और फिर एंड तक उन्होंने चलें, अब स्पीकर्स आप अपना की टाइम पूरी हिस्ट्री दिलाई। और मैं अपना टाइम देता हूँ, मैं अपना टाइम देता हूँ। मुझे आप जो कहेंगे, आपने तो बात करनी है, कर ले, वैसे उसके बाद मैं सिर्फ ये क्लैरिफाई करना चाह रहा था। देखिए, हमने जो जो वादे किए थे ना इलेक्शन में, हमने वादा किया था हम एहतसाब करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम वो जिनका एहतसाब करना था हमने कामयाबी से किया। आप कर रहे हैं या नैब कर रही है? नहीं, हम कर रहे हैं। इससे पहले कहाँ थे नैब? इससे पहले कहाँ नैब थे? ही कर रही, कहते नहीं, रहे। ये आज आपने क्या बात कर दिया कि आप एहतसाब कर रहे हैं, नैब नहीं कर रही? उसकी वजह मैं आपको बताता हूँ। यानी कि नैब is not autonomous। तमाम जो नैब इदारे की आप उनको बोलने देना, उनको बोलने अगर दें। ऐसे करेंगे तो फिर तो फायदा नहीं है ना। महज़ब गुफ्तगू का यही फायदा होता है कि आप पॉइंट कर सकें। तमाम इदारे एक खास माहौल में काम करते हैं। हाँ। हमने एक माहौल, इमरान खान से पहले करप्शन पाकिस्तान में इशू ही नहीं था। अच्छा। ये तो इमरान खान ने आके लोगों को बताया लेकिन है, जरदारी अकल साहब भी दी है। गिरफ्तार रहे हैं, नवाज शरीफ साहब भी पहले गिरफ्तार रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब भी पहले गिरफ्तार रहे हैं। उस वक्त क्या होता था? गिरफ्तार करते थे, साथ ही डील लेके आ जाते थे, और जो अब भी यही चाहते हैं। ये जो बलजीत ताहिर साहब और मुस्तफा नवाज खोकर साहब की नाराजगी क्या है? ये कहते हैं जनाब साढ़े नाल डील करो, छोड़ो पर कितना कमाज बैग, इकोनॉमी ठीक करिए। चलो बलजीत ताहिर साहब, हाँ। आपके और दूसरा जो यू टर्न की इन्होंने बात की, मैं सिर्फ इनको याद ये कराना चाहता था, 2-3 सिर्फ बयान। जब जरदारी साहब, शहबाज शरीफ साहब ने कहा था कि जरदारी के पेट से जो है वो पैसे निकालेंगे। मरियम बीबी ने कहा था कि ये जो वोट, जब इमरान खान ने कहा कि परवेज लाई पंजाब का सबसे बड़ा डाकू, मैं ये सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि अभी तो यही नहीं समझ आ रही कि पीपल्स पार्टी की लीडरशिप मरियम के पास है या नून लीग की लीडरशिप बिलावल के अच्छा, पास है। दोनों confused हैं। और एक और बात ये है कि आप आइंदा से प्रोग्राम में एक बंदा बुलाया करें, दोनों एक पार्टी है। अच्छा मीर साहब नहीं है, अब राइवेंट के बाद भी कोई दो मीर साहब गुजारिश ये बलजीत ताहिर साहब, जी जी मीर ये साहब बताएं कि ये कह रहे हैं कि नैब ये तो गलत है ना। मैं दो जी लोगों मीर साहब एक यही पार्टी के बात दो मैं नुमाइंदे करने वाला हूँ, चाचा जान को बोल यही रहे बात मैं एक करने पार्टी वाला के हूँ, दो नुमाइंदे हैं। यही बात मैं करने वाला हूँ कि कितनी अच्छी बात इन्होंने की है और कितनी खूबसूरत सच बोला है इन्होंने। हाँ। इन्होंने कहा है हम ये कि माहौल ना करें, वो नैब कर ही एहतसाब नहीं सकता। वो एहतसाब हम कर रहे हैं। बिल्कुल। ये कहते हैं, एक तरफ करप्शन कहते के हैं कि खिलाफ एक नैब जो awareness दी है है, हमने। नैब जो है वो लोगों को गिरफ्तार करप्शन करती के है। खिलाफ तो अवेयरनेस हमने दी है ना। लेकिन अभी इन्होंने कहा है, आज साद रफीक जेल में है। किसकी जेल में है? किसकी कस्टडी में है? नैब की कस्टडी में। ये कहते हैं हमारी कस्टडी में नहीं, है। मैंने कभी नहीं ये कहा। अभी आपने कहा है कि जिन लोगों के खिलाफ हमने कार्रवाई की है। बिल्कुल। हम तो हमने वो गवर्नमेंट आप कल्चर हैं। क्रिएट किया है, हमने आपने- वो माहौल क्रिएट किया है कि सारे चोर आज जेल अगर में। इनको आपने इतना ही फ्री हैंड दिया है, ये मेरे बड़े होने का भी फायदा उठा रहे हैं और मेरे से नहीं, ये अपने छोटे होने का फायदा उठा रहे हैं। अच्छा नहीं, मैं थोड़ा मौका एक तो दे रहे हैं। बहरहाल एक चीज वाजे हो गई है मीर साहब, हाँ। कि ये जो कुछ हो रहा है ये हुकूमत कर रही है, अच्छा, ये नैब नहीं कर रही। ठीक है। नैब की उन्होंने जिम्मेदारी ली है। नैब कहाँ कर रही है? हम कर रहे हैं। नैब ने अगर करना होता तो नैब ने अपनी इंक्वायरी सजाएं हो रही सबमिट हैं। करके उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, कोर्ट में मुल्क दी में है। एक माहौल है लेकिन करप्शन के अभी खिलाफ। तक ये साद रफीक को इसलिए छोड़ने के लिए तैयार नहीं है कि उसने इमरान खान के खिलाफ इलेक्शन लड़ा था और ये उसको इतनी सजा देना चाहते हैं। और ये जो प्रोडक्शन ऑर्डर की बात करते हैं, ये प्रोडक्शन ऑर्डर जो हैं, जब तक अब देखें रूल्स जो हैं वो बड़े वाजे हैं। रूल्स में वाजे तौर पर स्पीकर के पास अख्तियारात तो हैं। स्पीकर साहब करेंगे कल ना अपना फैसला। आपने अखबारों में पढ़ा, आपके जंग में लगा हुआ था कि वजीर आजम ने ये बात कही बिल्कुल गलत कि है ये तो। नहीं और ज़राए से प्रोडक्शन लगा जारी हुआ था, कर अब हम उसको क्या सकते। करें? और वो कैबिनेट में जो बातें हुई वो सारी की सारी अखबारात में आ गई। मैं कहता हूँ कि ये सिस्टम, ये जो बजट कह रहे हैं ना, ये बजट की तरफ इनकी तवज्जो नहीं है। 1 साल हो गया मीर साहब, 1 सेकंड, 1 साल इन्हें हुआ है। मैं इनको फिर दावत देता हूँ, हम ठीक ये कर रहे हैं, मुआजना करें मुस्लिम लीग नून की हुकूमत का और अपना। इन्होंने 1 साल में क्या काम किया है? हाँ, आप ज़रूर 1 लाख लोगों, 1 लाख जो आदमी तनख्वाह लेते हैं, जो मुस्तफा नवाज खोकर साहब ने बात की है, जो गरीब लोग हैं, आप उन पे भी टैक्स लगा के उनकी रोटी जो है वो आपने वो भी मुश्किल करनी है। आपकी मर्जी है। लेकिन मैं आपको बताऊं, आप ये इस खौल से बाहर निकलें कि आपने बड़ा काम किया है। लेकिन अगर आपने काम किया है अपना फवाद साहब, तो आपने इस मुल्क और कौम के खिलाफ काम किया है। आपने अदारों को अच्छा, बलजीत ताहिर साहब, बेहतरी के लिए आपने काम आप भी तो ये किया। माने ना कि आपने अली जहांगीर सिद्दीकी को एम्बेसडर लगाया और फवाद साहब की हुकूमत ने भी अली जहांगीर सिद्दीकी साहब की हुकूमत को एम्बेसडर लगाया।
मुस्तफ़ा नवाज़ खोखर साहब की हुकूमत ने हफीज़ शेख साहब को वज़ीर ख़जाना बनाया, फवाद साहब की हुकूमत ने उनको मुशीर ख़जाना बनाया। तो फ़र्क क्या है, फैसला अवाम करें। एक सिर्फ एक चीज़ अल्लाह हाफिज़।